आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल परमाणु एवं अणु इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इसका आंसर करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल लिखना है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन 8 ग्राम है जो क्वेश्चन में दिया है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए या 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 8 × 3 = 24 ग्राम। तो ये अनुपात आपका क्या आएगा? 3:24। और अगर हम इसका सरल अनुपात प्राप्त करेंगे तो 1:8 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह अभिक्रिया जो है वो कौन से रासायनिक संयोजन के कौन से नियम का अनुसरण करती है, तो आप बताएंगे स्थिर अनुपात के नियम का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित यानी पॉइंट द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो ये है दूसरा अभिग्रहित, डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। सृजित यानी बनाना या निर्माण होना। तो अगर आपको ये वर्ड लिखना नहीं आए या भूल जाएं तो आप लिख सकते हैं कि रासायनिक क्रिया में ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही उनका विनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो IUPAC का पूरा नाम क्या है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। आंसर, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। समस्थानिक वो होते हैं एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग होते हैं। अगर आपसे परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, सभी यौगिकों के सूत्र आपको बनाने आने चाहिए। यहाँ पर मैंने सूत्र लिखे हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 and मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये सूत्र आप आयन याद करेंगे। जब आयनों पर आवेश आपको याद होंगे तो ये सूत्र आप बना सकते हैं। सभी यौगिकों के आपको कोई भी यौगिकों के सूत्र पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बच्चों, आणविक द्रव्यमान का परिकलन आपको आना चाहिए, यानी कि उनके द्रव्यमान को जोड़कर जो निकाला जाता है वो अणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर। तो अणुओं के द्रव्यमान हम कैसे जोड़ते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है H2। इसमें कितने परमाणु हैं बच्चों? H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 1 U होता है। अगर आपको H2 दिए हैं तो आप 2 का निकालेंगे। 1 × 2 = 2U, 2 यूनिफाइड मास। इसी तरह ऑक्सीजन O2 का आपको दिया होता है ये कि O का परमाणु भार 16 होता है, 16U। तो आपको O2 का निकालना है। तो O2 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 16 × 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 32। Cl2 के एक परमाणु, Cl के क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर Cl2 लिखा है। Cl के एक परमाणु का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो होता है 35.5। तो 2 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? 71। CO2 ये एक यौगिक है। इसमें 2 तत्व हैं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के O2 यानी 2 परमाणु हैं।
तो कार्बन का परमाणु भार जो होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। तो 16 वाले 2 हैं, तो हम क्या करेंगे 12 प्लस 16 इंटू 2, क्योंकि O 2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका क्या आ जाएगा 16 दूनी 32। तो 32 प्लस 12 ये कितना आ जाएगा 44। नेक्स्ट है आपका C2H4, इसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं और H4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु। अब कार्बन का मास कितना होता है, द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1। तो कार्बन के 2 हैं 12 इंटू 2 और हाइड्रोजन के 4 हैं 1 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा ये टोटल 12 दूनी 24 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 28। इसी तरह अमोनिया NH3 किसका सूत्र है बच्चों, अमोनिया का। तो अमोनिया का जब आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो N का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 3, तो 1 इंटू 3 कर देंगे हम, क्योंकि 3 परमाणु हैं, जितने परमाणु हैं हमें उनका भार जोड़ना पड़ेगा। 14 प्लस 3 ये आ जाएगा 17। तो इसका अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 आएगा। CH3OH इसका नाम मिथाइल अल्कोहल होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, C3 ये रहे और एक ही H ये रहा, तो 4 हो गए। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है O, और C कार्बन का 1 परमाणु है। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 प्लस 4, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं बच्चों इस फॉर्मूले में, कुल मिला के 4। तो हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 है, उसका 16 होता है, हम उसका 16 लिख देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 आएगा। बच्चों पेपर में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। अगर किसी एलिमेंट या तत्व के नीचे, जैसे यहाँ पर C है, कुछ नहीं लिखा तो उसका एक परमाणु का द्रव्यमान आपको लेना है। अगर 2 लिखा है तो 2 परमाणु का द्रव्यमान लेना है। अगर आपका 3 लिखा है तो आपको 3 परमाणुओं का द्रव्यमान गुणा करके निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अभी हमने कुछ अणुओं का किया था, अब हम यौगिक का कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 यौगिक दिए गए हैं। पहला यौगिक है जिंक ऑक्साइड, दूसरा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और तीसरा Na2O सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर आपको दिया है जिंक का होता है 65U, ऑक्सीजन का 16U, पोटेशियम का 39U और कार्बन का 12U। अब हम जिंक का निकालेंगे, जिंक ऑक्साइड का निकालेंगे ZnO। Zn में एक परमाणु जिंक का है और एक परमाणु ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन जिंक के 65 और ऑक्सीजन के 16। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा ये 81U। यूनिफाइड मास, U परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है। K2CO3 में K2 पोटेशियम के 2 हैं, तो हम K के द्रव्यमान को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C का 12 एक परमाणु है और O के कितने हैं 3, तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है O का 16 होता है, तो आप 16 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे K2CO3 का निकालने के लिए। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 78। 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे 138U। U इसकी इकाई है। Na2O का निकालने के लिए Na का कितना दिया था आपको, वहाँ पर Na का आपको दिया था 23। तो Na का यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, तो Na का मैं लिख देती हूँ। सोडियम का होता है 23U। तो सोडियम के हमने कितने परमाणु लिए हैं, सोडियम के यहाँ पर हमने Na2 यानी 2 परमाणु लिए हैं, तो हम क्या करेंगे 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन का 1 लिया है 16, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 और 16
जब प्लस करेंगे 62U। इस तरह आप आणविक द्रव्यमान सूत्र का निकाल सकते हैं। इसमें आपको परमाणु के द्रव्यमान दिए होते हैं बच्चों, याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन का है तो इसका परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ये छोटे छोटे हैं, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एवोगाद्रो स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसका मान लिखिए। किसी पदार्थ के एक मोल में कण क्या हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है, इसको एवोगाद्रो स्थिरांक या एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसका मान कितना है बच्चों, इसका मान है 6.022 × 10⁻23। ये वाला मान आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसको हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं या एवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर ये एवोगाद्रो क्यों कहलाता है, एवोगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम है, पूरा नाम एमिडियो एवोगाद्रो था, जिन्होंने इसको खोजा था, तो इसीलिए उनके नाम के ऊपर ही ये एवोगाद्रो स्थिरांक कहलाता है। एक मोल से क्या तात्पर्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मोल से क्या तात्पर्य है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान के, जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है। मोल का मतलब होता है ग्राम परमाणु भार, चाहे वो परमाणु का ग्राम परमाणु भार हो, ग्राम अणु भार हो। परमाणु, अणु या आयन का ग्राम में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान जो है वो एक मोल के बराबर होता है। और किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों, कणों की संख्या निश्चित होती है 6.022 × 10⁻23 कण, चाहे वो परमाणु हो कण, चाहे वो अणु हो या आयन हो। तो एक मोल क्या होता है, ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। ग्राम सापेक्ष जब हम किसी भी पदार्थ के या किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं। अगर सोडियम का परमाणु भार 23 होता है सपोज, तो 23 होता है, तो अगर हम 23 को ग्राम में लिख देते हैं, जी लगा देते हैं उसमें, तो क्या बन गया, ये सोडियम का 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 10, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं बच्चों, पदार्थ के एक मोल अणुओं या परमाणुओं के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर सोडियम का ग्राम परमाणु भार 23 ग्राम होता है तो ये हो गया सोडियम का मोलर द्रव्यमान। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, 1 होता है, 1 U, इसको ग्राम में लिखेंगे, 1 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का क्या हुआ, 1 ग्राम। तो पदार्थ के एक मोल अणुओं या परमाणुओं के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं बच्चों, एक होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। जब आपसे नियम पूछा जाता है तो आपको सिर्फ नियम लिखना होता है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल अगर आपको देना है, आप जल में दे सकते हैं, आप कहीं से भी जल ले लीजिए, नल का जल लीजिए, कुछ भी जल लीजिए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो। ये एक उदाहरण है, आपसे उदाहरण देकर समझाने को कहा है तो आप उदाहरण लिखिए। अगर आपसे खाली नियम पूछा गया है तो आप नियम लिख दीजिए। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है, सभी द्रव्य यानी क्या होता है बच्चों, द्रव्य यानी क्या होता है, पदार्थ। तो सभी पदार्थों की, पदार्थ होता है इसका मतलब, सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु से सभी पदार्थ मिलकर बने होते हैं, इसे हम इसकी रचनात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नापने के लिए हम नैनोमीटर नाम की इकाई का प्रयोग करते हैं, जो बहुत छोटी इकाई को, छोटी चीज़ों को मापने में किया जाता है। 1 मीटर का मतलब होता है, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। नैनोमीटर को हम स्मॉल n और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है नैनोमीटर। तो 1 मीटर में कितने सारे नैनोमीटर होते हैं, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं। आपको बताना है कि परमाणु कितने होते हैं।
तो आपको दो यौगिक दिए, एक आयन दिया हुआ है, एक यौगिक दिया हुआ है बच्चों। एक यौगिक का क्या नाम है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप इसमें जब आपसे पूछा गया है परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु आप गिन लीजिए। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, और सल्फर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो सल्फर के कितने परमाणु हैं? 1। तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, कुल परमाणु कितने हो गए इसमें? 3। इसी तरह PO3 3-, ये आयन है बच्चों। अगर किसी आयन में पूछेंगे तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये आयन दिया है, आप परमाणुओं की संख्या वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं। P के कितने परमाणु हैं? P के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो P का परमाणु कितना है? 1। O के नीचे कितना नंबर है? 4। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 4। तो कुल परमाणु कितने हो गए बच्चों? 4 + 1 5 हो गए। तो परमाणु की संख्या 5 आएगी। ये आवेश का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप आवेश दिया हो चाहे आवेश ना दिया हो, आपको सिर्फ परमाणुओं की संख्या नंबर से निकालनी है। अगर किसी तत्व के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब उसका 1 परमाणु है, और जो नंबर लिखा है उतने परमाणु हैं। अगर सपोज यहाँ पर आपको दिया जाता CO3 2-, ये एक आयन है, तो इसमें अगर परमाणुओं की संख्या निकालने को आपको दी जाती तो आप कितनी लिखते बच्चों? O के कितने हैं? 3, C का कितना है? 1। तो परमाणु की संख्या हो जाती 4। इससे आपका आवेश से कोई लेना देना नहीं होता है परमाणुओं की संख्या निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? आपको मोल का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है। 1 मोल क्या मतलब होता है? ग्राम परमाणु भार। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक परमाणु अगर लेंगे तो 1 परमाणु का ग्राम परमाणु भार कितना होगा? 1 परमाणु का ग्राम परमाणु भार 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम का मतलब होता है ये 1 मोल, और 1 मोल में कण कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23, जो अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। तो बच्चों ये रिलेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी तत्व का ग्राम परमाणु भार, अगर उसके परमाणु द्रव्यमान को हम ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान ग्राम में लिखा हो उसका मतलब होता है 1 मोल, और अगर 1 मोल में कणों की संख्या पूछी जाती है तो वो कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 U। अब हमने इसको किस में लिख दिया? U में लिख दिया, यूनिफाइड मास। ये परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। जब हम इसको ग्राम में लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? 1 मोल। तो 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो उसका परमाणु का द्रव्यमान भी 12 ही होगा, क्योंकि 1 मोल का होता है। और मगर हम इसमें क्या लगा देंगे? U, यूनिफाइड मास, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है किस में अधिक परमाणु होंगे? दो आपको तुलना की गई है, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम आयरन या लोहा। यहाँ पे आपको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 23U, और आयरन का परमाणु द्रव्यमान दिया है 56U, 56U और 23U। दोनों के परमाणु द्रव्यमान आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या निकालना है? 100 ग्राम में किस में कणों की संख्या अधिक होगी? यहाँ पर आपको एक तुलना करनी है। पहले हम सोडियम का केस लेते हैं। सोडियम का ग्राम परमाणु भार 23 ग्राम होगा, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 23U है। हमने ग्राम में लिख दिया 23 ग्राम। 23 ग्राम का मतलब कितना होगा? 1 मोल, और 1 मोल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 × 10⁻23। तो 23 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23। तो हमें 100 ग्राम दिए, तो हम 100 ग्राम में निकाल देंगे। इफ एंड देयरफॉर, यदि एंड तो, यदि 23 ग्राम में इतने कण हैं तो 100 ग्राम में कितने कण होंगे? तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, 23 ग्राम में इतने कण हैं, तो हम यहाँ दिया हुआ नंबर जो है एज इट इज़ नीचे उतार देते हैं, और जो नीचे वाला नंबर है उस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको बटे में रख देते हैं। तो बटे में 23 आएगा और गुणा में 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब 100 से इस नंबर को आपको पावर को नहीं छेड़ना है,
100 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जब आप 6.022 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 602 602.2 आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं बच्चों खुद से, आपको गुणा करना आता है। और इंटू 10⁻23 ही रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं होगा। बटे में क्या है 23। जब आप 602.2 को 23 से भाग देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 26.18। और रेस की पावर जो है वो एज इट इज़ लगी रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। तो ये आ गए परमाणु या कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इसी तरह हम आयरन में निकाल लेंगे। आयरन में आपको क्या दिया हुआ था, आयरन का परमाणु भार 56 ग्राम, 56 यू दिया था, हमने ग्राम में लिख दिया। 56 ग्राम बराबर कितना बनेगा 1 मोल। जब 56 ग्राम बराबर 1 मोल बनेगा तो 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 56 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। हमें कितनी मात्रा दी है तो 100 ग्राम में कितनी होगी ये निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे नीचे उतारेंगे, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई में ऊपर लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने। और जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम बटे के नीचे लिखेंगे। ऊपर वाले को बटे के नीचे लाएंगे और नीचे वाले को ऊपर बटे के ऊपर ले जाएंगे, ये ले आए हम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा 602.2, 602.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 को हम नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही लिखा रहेगा। बटे में 56 ये लिखा हुआ है। जब 602.2 को हम 56 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.75 इंटू 10⁻23 एज इट इज रहेगा। ये परमाणु आएंगे। आप दोनों परमाणुओं की तुलना कर सकते हैं। ये है आपका 26.18 और ये है 10.75। तो किस में हो गया अधिक 26.18। तो आंसर क्या आएगा आपका इसका आपका आंसर आएगा 100 ग्राम सोडियम में अधिक परमाणु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणु जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु हो। तो परमाणु का ऐसा समूह जिस पर एक निश्चित आवेश होता है बहुपरमाणु आयन कहलाता है। आयन बच्चों शब्द आते ही इसका मतलब है उसके ऊपर आवेश है, और बहुपरमाणु यानी एक से ज़्यादा परमाणु है। यहाँ पे उदाहरण NH4 के ऊपर एक प्लस साइन है, तो N में एक आयन, एक परमाणु नाइट्रोजन का है और 4 परमाणु हाइड्रोजन के, तो ये बहुपरमाणु हो गया। अमोनियम आयन है ये, अमोनियम आयन पर एक धनावेश होता है, ये बहुपरमाणु का आयन है। CO3 2-, यहाँ पे आयन कितने हैं, परमाणु कितने हैं, परमाणु है 4, एक कार्बन का, और O3 O के 3, 4 परमाणु है तो बहुपरमाणु हो गया। आवेश 2- होता है। SO4 परमाणु कितने हो गए बच्चों 4 ये, और एक का S का 5, आवेश कितना है 2-। PO4 कितने परमाणु हो गए 4, और P का एक 5, 5 परमाणु है, आवेश 3-। ये बहुपरमाणु के उदाहरण है। आप कोई भी 2 याद लिखेंगे वो भी चल जाएगा, एक भी लिखेंगे उदाहरण तो भी आपका आंसर पूरा करेक्ट माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम बताइए। आपको तत्वों के सिर्फ क्या बताने हैं बच्चों, नाम बताने हैं। आपको उनके कमर्शियल नेम दिए हुए हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना पहले आपको पता होना चाहिए कि इस यौगिक का नाम क्या है। ये आम भाषा में हम इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक का आम नाम बुझा हुआ चूना है। तो आपको ये याद होना चाहिए, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप इसमें जो तत्व विद्यमान है उनके नाम लिख सकते हैं। इसमें 2 तत्व होते हैं, नंबर 1 कैल्शियम और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन। फॉर्मूला इसका CaO होता है। आपको कैल्शियम ऑक्साइड याद हो तो कैल्शियम और ऑक्सीजन। बेकिंग पाउडर ये इसका आम नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब आपको पूछा है यौगिक में विद्यमान तत्व के नाम बताइए। तो तत्व के नाम कौन कौन से आ गए, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक क्या है ऑक्सीजन। 4 तत्व हैं इसमें, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन।
नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको रासायनिक नाम दिया हुआ है चूने पत्थर का, इसको आम भाषा में हम चूना पत्थर कहते हैं। सूत्र होता है CaCO3। और इसमें तत्व के नाम अगर पूछे गए तो आप बताएंगे नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 C कार्बन और O ऑक्सीजन। तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। बच्चों जब आपको कुछ पदार्थों के आम नाम के बारे में उनके रासायनिक नाम याद होने चाहिए। बुझा हुआ चूना, बेकिंग पाउडर आपको 10th में भी यूज़ होंगे, तो आप इनके रासायनिक नाम याद कीजिए या तत्वों के नाम या सूत्र याद कर लीजिए जिससे आपको तत्वों के नाम निकालने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है आपको। मोलर द्रव्यमान होता है, क्या होता है बच्चों? मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। तो आपको सल्फर दिया है S8, इसका अणुसूत्र S8 होता है। फास्फोरस दिया है, इसका अणुसूत्र P4 होता है। एथाइन दिया है C2H2। तो पहले हम सल्फर का निकालेंगे। अणुसूत्र क्या होता है इसका? S8 यानी सल्फर का। और आपको सल्फर का परमाणु भार दिया होगा क्वेश्चन में अगर सल्फर का पूछेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सल्फर का होता है 32 ग्राम। तो S8 है तो 32 को 8 से गुणा कर दिया, 256 ग्राम आ जाएगा। ये आपको गुणा करके देख लेना है बच्चों। P4 तो फास्फोरस का होता है 31 ग्राम। तो 31 ग्राम इसका ग्राम परमाणु भार होता है फास्फोरस का। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। तो आप P4 का निकालेंगे तो 31 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। यह आ जाएगा 124 ग्राम। C2H2, C का होता है 12, H का होता है ग्राम परमाणु भार 1 ग्राम। तो कार्बन के कितने हैं? 2, तो 12 को 2 से गुणा कर देंगे। और हाइड्रोजन के 2, तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे। 24, 12 दूनी 24, 1 दूनी 2, तो ये कितना आ जाएगा? 26 ग्राम। बच्चों ग्राम परमाणु भार क्वेश्चन में दिए होते हैं, आपको सूत्र के अकॉर्डिंग उनको गुणा करके निकालना होता है। और जब आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ परमाणु हैं वो गुणा करने होते हैं, और दोनों के अलग अलग जैसे हाइड्रोजन और कार्बन के उनको जोड़ना होता है बच्चों। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। और बी पार्ट है 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है बच्चों, छोटे छोटे, ये आपको करने आ जाने चाहिए। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, आपको ये बात अच्छी तरह जान लेनी है। 1 मोल बराबर ग्राम परमाणु भार होता है। तो हीलियम का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, या परमाणु भार अगर आपको याद है तो हीलियम का परमाणु भार होता है 4। अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो ये 4 ग्राम हो जाता है। हीलियम का परमाणु भार 4U होता है, ग्राम में लिख दिया 4 ग्राम। और जितना उसका ग्राम परमाणु भार हम लिखते हैं उसके बराबर होता है 1 मोल। तो 1 मोल का भार 4 ग्राम है। आपको कितने पूछे गए हैं? 52 ग्राम। तो जब 4 ग्राम में 1 मोल बन जाता है, आपको मोलों की संख्या पूछी गई है, तो 4 ग्राम का 1 मोल बनता है। तो 52 ग्राम के कितने मोल बनेंगे? सिंपल है, 1 को नीचे उतार लीजिए, नीचे वाली संख्या को गुणा में लिख दीजिए, ऊपर वाली संख्या को बटे में लिख दीजिए। 4 बटे में जाएगा, 52 आपने नीचे लिखा है, ये गुणा में जाएगा। तो फिर कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 4 52 कटेगा, 13 चौक 52 होता है, 13 से कट गया। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 13 एकम 13, तो 13 मोल आ जाएंगे। बी पार्ट है इसका सोडियम ग्राम परमाणु भार। सोडियम का आपको परमाणुओं की संख्या पूछी है, तो हमें 1 मोल पता होना चाहिए। परमाणुओं की संख्या तो फिक्स होती है, और फिर जितने ग्राम में पूछी है उतने में निकाल लेंगे हम। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 ग्राम में लिख दिया, 23 ग्राम बन गया सोडियम का। जितना ग्राम परमाणु भार होता है उसके बराबर होता है 1 मोल। तो 23 ग्राम बराबर 1 मोल। और कणों की संख्या उसमें हमेशा अवोगाद्रो संख्या होती है 6.6022 इंटू 10⁻23। तो कणों की संख्या बन गई, ये मोल बन गया 1। बस ग्राम परमाणु भार आपको पता था 23 ग्राम, या क्वेश्चन में दिया था तो आपने उसको ग्राम में लिख दिया, ग्राम परमाणु द्रव्यमान को। ये बन गया 23 ग्राम। 23 ग्राम बराबर 1 मोल। तो आपको, और कणों की संख्या इतनी, तो 23 ग्राम में कणों की संख्या कितनी है? ये वाली। तो हमने लिख दिया 23 ग्राम सोडियम बराबर कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु।
आपसे पूछा गया है 46 ग्राम में, तो 46 ग्राम में जब आप निकालेंगे तो 46 ग्राम लिखेंगे। सिंपल फार्मूला है, कुछ फार्मूला याद नहीं करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। इधर वाली संख्या को एज इट इज़ नीचे उतारना है, हमने उतार दिया। 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमने इधर वाली संख्या को उतार दिया। नीचे वाली संख्या को गुणा में लगाना है, ये गुणा करके मल्टीप्लाई किया 46। ऊपर वाली संख्या को हमें बटे में रखना है, तो हमने इसको 23 को बटे में रख दिया। अगर आप देखें तो 23 का दुगना 46 होता है, 46 होता है। 23 1 जा 23 और 23 2 जा 46, 2 से कट गया। अब आपका आ गया 2, तो 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पावर है इसको छेड़ना ही नहीं है आपको, इसको कुछ नहीं करना है बच्चों। आपको आगे वाली संख्या को 2 से गुणा कर देना है, पावर एज इट इज़ लगा देनी है। तो 2 को 6.022 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और 6 का 2 से गुणा करेंगे 12। 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु। पावर ऐसे की ऐसे लगी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। परमाणुकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। परमाणुकता का मतलब होता है एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, क्योंकि अलग अलग अणुओं में अलग अलग नंबर ऑफ परमाणु जो हैं, वो एटम्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक परमाणु, द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु या बहुपरमाणु के उदाहरण दिए हुए हैं। एक परमाणु कौन सा होता है, हीलियम, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगर ऑक्सीजन के नीचे 2 नंबर है तो ये क्या हो गया, द्विपरमाणु, किसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, इसी तरह नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है। फास्फोरस चतुर्परमाणुक होता है, क्योंकि चतुर्परमाणु क्यों होता है, क्योंकि P4 है इसका सूत्र, तो ये चतुर यानी 4। और सल्फर का जो सूत्र होता है S8 होता है, सल्फर S होता है, 8 लगा होता है इसके, यानी कि 8 या 8 परमाणु मिलकर सल्फर का एक अणु बनाते हैं, तो इसे हम बहुपरमाणु कहते हैं। या आप 8 परमाणु या बहुपरमाणु कुछ भी लिख सकते हैं। तो परमाणुकता आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 22वां, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के कोई 3 मुख्य बातें लिखिए। आपको 3 मुख्य पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पर मैंने छांट कर 3 पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है, नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम बता रहा है, और तीसरा आपका एक आसान सा है जिससे आपको पता चले कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं। कोई यौगिक में बार बार जो परमाणु हैं उनकी सापेक्ष संख्या नहीं बदलती, मतलब निश्चित होता है उसका सूत्र। तो पहला जो आपका यहाँ पर मैंने डाल्टन परमाणु का सिद्धांत है, ये आपके जो डाल्टन परमाणु सिद्धांत है उसका दूसरा पॉइंट है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। अगर आपसे पूछा जाए डाल्टन परमाणु सिद्धांत का कौन सा नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पुष्टि करता है, तो आप लिखेंगे दूसरा। ये उसका दूसरा है और ये उसका नियम है, आपको यही नियम वहाँ पर लिख देना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा आपका स्थिर अनुपात का नियम बताता है, ये वहाँ पर आपका चौथा पॉइंट है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। और तीसरा आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, 2 मैंने इसलिए याद करवाए हैं। ये जो पॉइंट है ये स्थिर अनुपात का नियम को बताता है, और पहला पॉइंट द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो पदार्थ सृजित किए पदार्थों का सृजन होता है, ना तो नए पदार्थ बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ये परमाणु संरक्षण का नियम भी है, तो आपको नियम भी याद करना है बच्चों, और ये दोनों नियम करने हैं। और दूसरा नियम, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, ये स्थिर अनुपात का नियम है। तो इस तरह आप 2 नियम भी याद करेंगे और डाल्टन के 3 मुख्य बातें भी याद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।